नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज करें बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड पड़ी है। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। 2022 में केंद्र सरकार ने पीएफआई बैन किया था और केंद्र ने संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया है। तो कई राज्यों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। फाइनली ये बड़ी खबर, केंद्र ने संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया है। कई राज्यों ने पीएफआई को बैन करने की मांग की थी। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का ये बड़ा एक्शन दिखाई दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्र ने संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया। कई राज्यों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी और ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी दिल्ली से बने हुए हैं, मनोज कुमार वरिष्ठ संवाददाता पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये बड़ा फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से कि पीएफआई को बैन कर दिया गया है। कई बार एनआईए को कई पुख्ता सबूत मिले और इसके आधार पर जांच भी लगातार की गई और पीएफआई पर अब बैन लग गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अभी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप लगते रहे हैं उनके सदस्यों पर। आपने देखा होगा कि पिछले साल 2000 अगर हम 22 की बात करें तो 2022 में ही पीएफआई पर 5 साल का बैन केंद्र सरकार ने लगा दिया था। ये बैन तब लगाया गया था जब कहीं न कहीं 100 जगहों पर करीब जो जांच एजेंसियां है तब उसमें छापेमारी की थी और कई सदस्यों की एंटी एक्टिविटीज में कहीं न कहीं शामिल होने की उसका आधार एनआईए के पास और अन्य जो जांच एजेंसियां है उनके पास थी। आज की अगर हम खबर की बात करें तो आज करीब 17 जगहों पे, चाहे बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और भी जो राज्य हैं, वहां पे पीएफआई के सदस्यों पर जिन पर आरोप लगे हैं या जिन पर एनआईए को शक है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है, वहां पे छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि एनआईए को ये जानकारी मिली है कि ये जो सदस्य हैं वो फिर से कहीं न कहीं पीएफआई को सक्रिय करने के लिए पूरी तरीके से गुटबाजी कर रहे हैं और कहीं न कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है कि अंदर खाने पीएफआई को फिर से सक्रिय कर दिया जाए, क्योंकि 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में ही पीएफआई पर बैन लगा दिया था। ऐसे में एनआईए के पास पुख्ता आधार है और आप देखिए 17 ठिकानों पे पीएफआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और 17 ठिकानों पे लगातार जो छापेमारी है वो सुबह से ही चल रही है। जो तमाम सुरक्षा बल के जो जवान है वो भी एनआईए के अधिकारियों के साथ मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए पीएफआई इस तरीके से षड्यंत्र रच रहा था कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए और इस कड़ी में कहीं न कहीं कई जगहों पे पीएफआई के जो सदस्य हैं वो सभाएं कर चुके थे, यानी कि पीएफआई को जोड़ने का प्रयास कर चुके थे। अपने साथ अन्य लोगों को जो बरगलाने, खासतौर पर एक विशेष समुदाय की बात करें, उनके लोगों को बरगलाने की जो कोशिश है वो पीएफआई के सदस्य लगातार कर रहे थे। लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी एनआईए को कि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो एनआईए कई सदस्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कई जो सदस्य हैं वो अभी भी कहीं न कहीं हिरासत में है, गिरफ्तार है। सबसे बड़ी बात है कि जब केंद्र सरकार पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाती है, उसके बाद अगर किसी भी तरीके से इस तरीके की सक्रियता अगर पीएफआई बढ़ाती है तो निश्चित रूप से एनआईए की बात करें या अन्य जांच एजेंसियों की बात करें, जिस तरीके से सक्रियता बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से जो ये भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि एनआईए कहीं न कहीं इन पीएफआई के जो सदस्य हैं उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और पीएफआई की अगर हम बात करें तो पीएफआई लगातार जब से पीएफआई की हम बात करें वो सक्रिय हुआ है पिछले कुछ सालों में, तब से लगातार कई बार छापेमारी हुई पीएफआई के सदस्यों पर। एनआईए ने छापेमारी की। ठीक है पीयूष, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए बिहार से, वरिष्ठ संवाददाता, क्योंकि मनोज लगातार ये खबर सामने आ रही है कि एनआईए अब काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है पीएफआई के खिलाफ। अब पीएफआई पर बैन तो लगी गया, लेकिन साथ के साथ खबर ये भी सामने आ रही है कि बिहार में भी छापेमारी की जा रही है। क्या खबर है? बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि पीएफआई का जो 5 साल के लिए जो बैंड बनाया गया था, उसके बाद लगातार उन्होंने जो
ग्राउंड विरोधी जो उन्होंने काम करने का जो काम शुरू उसको लेकर देखिए सुबह से गाड़ी पर तो छापेमारी चल रही है। बिहार के मोतिहारी जिले में भी छापेमारी जोरों पर चल रही है। सुबह से ही करीब सुबह 6 बजे से लगातार जो एएनआई की जो टीम आई और उसके बाद जो छापेमारी की जा रही है, उससे लग रहा है कि मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो 5 साल के लिए जो भारत सरकार द्वारा बैंड किया गया था, अब उसे देखा जाए कि कहीं ना एएनआई द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे आने वाले समय में काफी मुश्किलें बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ मनोज ये भी बताएं कि बिहार में किन किन जगहों पर छापेमारी हुई है और क्या क्या किस किस आधार पर छापेमारी हुई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एनआईए के पास जब तक कुछ पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक छापेमारी नहीं की जाती है। इसका मतलब पीएफआई को जहां जहां पर अभी छापेमारी की गई है, एनआईए को कई सबूत मिले थे, इसके आधार पर छापेमारी की जा रही है बिहार में। मोतिहारी में भी छापेमारी की जा रही है और मोतिहारी में छापामारी के क्रम में एएनआई द्वारा जो की गई है उसमें पीएफआई का एक कार्यकर्ता है जिसके माध्यम से पूरे बिहार में वहां पे कार चलाने का काम किया जाता था, जबकि बैंड रहने के बावजूद भी ये बिहार में रहकर मोतिहारी जिले में, क्योंकि पटना से करीब देखा जाए तो करीब करीब 150 से ज्यादा किलोमीटर पड़ता है जाने में वहां, और वहां पे रहकर एक छोटे से मकान में रहकर ये जिस प्रकार वहां से कार्य चला संभाल रहे थे, जो कि बिहार को पूरा मतलब वो हेड माने जाते थे कि बिहार के सारे कार्य उन्हीं के ऊपर सौंपा गया था। तो उनके घर बिहार मोतिहारी में तत्काल अभी छापेमारी चल रही है। ठीक है मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष, ये पीएफआई को एक करारा तमाचा है कि एक बार फिर से पीएफआई को बैन कर दिया गया है, लेकिन आपसे ये हम समझना चाहते हैं कि पीएफआई देश भर में कहां कहां नुकसान पहुंचा रहा था। चलिए ठीक है पीयूष, मैं लौटूंगी आपके पास। टेक्निकल खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, बड़ा एक्शन लिया गया है एनआईए की ओर से। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड, यानी कि ये माना जा रहा है कि पीएफआई जिस पर संदेह था कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने के लिए पीएफआई का बड़ा हाथ है, तो उसको देखते हुए केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है, 5 साल तक के लिए बैन कर दिया है। कई राज्यों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। ऐसे में पीएफआई के खिलाफ ये एनआईए का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आपको बताएं कि केंद्र ने संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया है और ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन है और बड़ी खबर है। तो पीएफआई के खिलाफ एनआईए का ये बड़ा एक्शन और 17 ठिकानों पर बैन लगाया गया। 2022 में केंद्र सरकार ने पीएफआई बैन किया था और इसके बाद अब एक बार फिर से बैन लगा दिया गया। मनोज हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिहार में लगातार छापेमारी की जा रही है, एनआईए को पुख्ता सबूत मिले हैं और पीएफआई को देखिए बैन भी कर दिया गया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि धरातल पर रिपोर्ट क्या कहती है। पीएफआई कहां कहां कैसे कैसे काम कर रहा था और देश का माहौल कैसे खराब करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ये बूम लगा दिया गया था, उसके बाद ही पीएफआई अभी कहीं ना कहीं एक्टिव है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि ये आने वाले समय में काफी कुछ देश के नुकसान पहुंचाने का काम आता है। और जितने भी विरोधी जितने भी देश में जो गलत तरीके से जो कार्य हो रहे थे उसमें उनका एकदम सहयोग देखा जा रहा था। और बिहार के मतलब मोतिहारी जैसे डिस्ट्रिक्ट में वहां पर बैठ कर कार्य करना, तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं देखिए यदि देखा जाए एक तरह से तो इसमें पॉलिटिकल मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी हाथ है। अब देखा जाए कि अभी बिहार में इस तरह का यदि माहौल बनता जा रहा है, आए दिन छापेमारी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी प्रकार का चर्चा भी नहीं था। जो सुबह जो छापेमारी अचानक हुई उसके बाद ये चर्चा का विषय बनता जा रहा था और देश के लिए जहां तक ये घातक बताया जा रहा था, 5 साल बैंड रहने के बावजूद भी इस तरह किया जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनेताओं का पनाह और राजनेताओं का इसमें संरक्षण अध्ययन के चलते ही आज इस तरह का जो बातें आ रही है सामने, ये खुलकर देखिए यदि चुनाव भी अभी समय चुनाव का समय है, आने वाले समय में जिस प्रकार देखा जा रहा है कि बिहार में जो राजनेताओं का जो अभी जो प्रक्रिया और जो चल रहा है जिस प्रकार, उस तरह वो संरक्षण देने का काम कर रहे थे। ठीक है मनोज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी राष्ट्र को देंगे वाटर मेट्रो की सौगात। कोची में होगी देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत। पीएम मोदी दिखाएंगे वाटर मेट्रो परियोजना को हरी झंडी। केरल और नजदीकी द्वीपों को जोड़ेगी वाटर मेट्रो परियोजना। प्रोजेक्ट के लिए होंगे 78 वाटर बोट्स और 38 टर्मिनल। केरल में कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लाइव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते। वहन करने का अवसर उन्हें स्वतंत्र भारत के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश और देश की सेवा के लिए वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें याद करते हुए दिखाई दे रहे थे। और विजय पथ पर बीजेपी। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर के एक्शन में बीजेपी दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जनसभा करेंगे। रायबरेली और उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:10 पर रायबरेली के जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:15 से 2 बजे तक जीआईसी मैदान में करेंगे जनसभा। और दोपहर 2:45 से तकरीबन 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में करेंगे जनसभा। शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहा पर करेंगे जनसभा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर तकरीबन 2:45 से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में करेंगे जनसभा और शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहा पर जनसभा करेंगे। तो देखिए, निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे और जहां जहां से जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। रायबरेली और उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता सुनती है और वो जो कहते हैं कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में खुद जनसभा करेंगे। और वैसे भी अगर राज्य से बाहर भी कई चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया जाता है। ऐसे में जब प्रदेश के भीतर ही चुनाव हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं होना तो लाजमी है। निकाय चुनाव को लेकर के एक्शन में बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जनसभा करेंगे। रायबरेली और उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के लिए ये चुनाव साख का सवाल है क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी शहरी क्षेत्रों में तो अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ जाती है। इस बार दोनों पर फोकस होगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी और शहरी क्षेत्रों पर भी। आपको बताएं कि सीधे तौर पर टक्कर बीजेपी समाजवादी पार्टी में मानी जा रही है। हालांकि बीएसपी भी अब तैयारी कर रही है धीरे धीरे मैदान में आने की।
और इसी के साथ साथ 10 के एजेंडे में अगली बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का प्रयागराज का महत्वपूर्ण दौरा है। प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। शाम 5 बजे दारागंज चौराहा पर पूर्व डिप्टी सीएम जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे शंकर घाट शनि मंदिर के पास जनसभा करेंगे। शाम 7 बजे मीरापुर सब्जी मंडी चौराहे पर करेंगे प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे दारागंज चौराहा पर पूर्व डिप्टी सीएम जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे शंकर घाट शनि मंदिर के पास जनसभा करेंगे और शाम 7 बजे मीरापुर सब्जी मंडी चौराहे पर करेंगे प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का प्रयागराज का दौरा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रों के लिए मंगल, यानी कि छात्रों की मंगल की घड़ी का टाइम है, क्योंकि अब जल्द ही बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो रहा है। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट और आपको बताएं कि एक साथ जारी होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 1:30 बजे घोषित किया जाएगा रिजल्ट। यूपी एमएसपी के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने घोषणा की है। प्रयागराज स्थित मुख्यालय से जारी होगा रिजल्ट। upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर देखा जा सके। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, एक साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है और सभी एक्साइटेड भी होंगे कि रिजल्ट आने वाला है। कैसा रिजल्ट हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो यूपी बोर्ड लगातार अपनी परीक्षाओं और साथ ही साथ रिजल्ट को नियमित कर रहा है। यही एक वजह है कि पिछले 14 दिन के अंदर कापियों का मूल्यांकन किया गया। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा बोर्ड है। 58,85,745 छात्रों ने इसमें पंजीकरण कराया था। हालांकि इसमें से करीब 4,31,000 छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ी भी थी। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित हो रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे ये परिणाम घोषित होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसकी 2 वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट्स पर आएगा, जिसमें upresults.nic.in है, जिस पर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर डालकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड। उस बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित होने वाला है। बहुत सारे परीक्षार्थी लगातार इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो जुलाई के पहले होती हैं और उस दौरान कहीं ना कहीं जो परीक्षा फल होता है इंटरमीडिएट का वो जरूरी होता है। यही एक वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश बोर्ड अपनी चीजों को अपग्रेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि समय से परीक्षा परिणाम जारी किए जाएं, ताकि जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो उन सभी परीक्षाओं में भी भाग ले सकें जो जुलाई से पहले होती हैं। और कहीं ना कहीं जो दूसरी जगहों पर एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएट के लिए, वो भी छात्र समय से किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में अपना अप्लाई कर सकें। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रिजल्ट उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का जारी होने जा रहा है, जो कि आज दोपहर 1:30 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उनसे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी इन वेबसाइट पर अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। जी ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, पूरे देश में रोडवेज, बसों और मेट्रो से सफर के लिए अब एक कार्ड यूपी परिवहन निगम जल्द ही यात्रियों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करेगा। एनसीएमसी कार्ड के लिए करार शुरू हो चुका है। आज डिजाइन पर मंथन होगा। कार्ड बनने से 16 लाख दैनिक यात्रियों को फायदा मिलेगा। कार्ड से यात्री रोडवेज बसों और मेट्रो के किराए का मुफ्त भुगतान कर सकेंगे। तो इसी के साथ साथ आपको बताएं, कार्ड से यात्री रोडवेज बसों और मेट्रो के किराए का भुगतान कर सकेंगे। पूरे देश में रोडवेज बसों और मेट्रो से सफर के लिए अब एक ही कार्ड चलेगा। दिल्ली में ये पहले से चल रहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी अब इस पर कार्य हो रहा है।
अगली खबर की बात कर लेते हैं हरदोई से। हरदोई में देर रात पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 295 लोगों को अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया है। आगामी 4 मई को जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है, जिसमें एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देश पर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस और आबकारी के अभियान में पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है, जिसमें 6,664 लीटर अवैध शराब, 74 भट्टी, 4 लाख लीटर से अधिक लहन नष्ट कराते हुए 295 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें लाखों लीटर लहन नष्ट कराते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब समेत 295 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और अब खबर जौनपुर से, जहां जेसीजी चौराहा से लेकर के औलंदगंज तक जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवा करके अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। आपको बताएं कि जब बुलडोजर सपा विधायक लकी यादव के घर में पहुंचा तो सपाइयों में हड़कंप मच गया। कई नेता मौके पर पहुंच गए। दरअसल जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जेसीजी चौराहे से लेकर औलंदगंज की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। और बिजनौर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुलदार के सिलसिलेवार हमले से लोगों में दहशत व्याप्त है। ताजा मामला थाना रेहड़ के उदयपुर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुलदार ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में 6 साल के मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। एक तरफ जहां गुलदार के हमले से गांव में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं वन विभाग भी गुलदार को खदेड़ने में वन विभाग फेल हो चुका है। और बाराबंकी से अगली खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की टिकट को लेकर के भिड़े 2 पूर्व सभासद। बीच चौराहे पर दोनों पूर्व सभासदों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाशबीन बने रहे लोग। दूसरे सभासद ने भाग करके बचाई जान। अजय तिवारी और सोनू यादव दोनों हैं बीजेपी के पूर्व सभासद। नगर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन चौराहे का यह मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे आपस में पूर्व सभासद भिड़ गए। टिकटों को लेकर के घमासान जारी है। कहीं सपा में कार्यकर्ताओं में आपस में लड़ाई हो रही है और कहीं बीजेपी में। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज गिरने का मामला सामने आया है। 50 घंटे के रेस्क्यू के बाद 2 शव निकाले गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कर रही थी। कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर धंसने से फंसे थे 4 मजदूर। 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। सिकंदराबाद के सनशाइन कोल्ड स्टोरेज का मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे। अशोक ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं बुलंदशहर से। अशोक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर में, बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 48 घंटे से ज्यादा भी रेस्क्यू चला है। तो कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए दिनेश और हरिचंद का शव निकाला गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कई थाने फोर्स और फायर सर्विस टीम ने 48 घंटे से ज्यादा मेहनत करके दोनों का शव बाहर निकाला गया है। गाजर का ओवरलोडिंग के दौरान कोल्ड स्टोर में स्ट्रक्चर के अंदर 4 मजदूर फंसे थे, जिसे आकाश गौरव को पहले ही सकुशल पुलिस ने और एनडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया था। और देर रात करीबन 1:30 बजे करीबन न्यूज वन इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, जहां आप देख सकते हैं कि और एनडीआरएफ की टीम ने 48 घंटे के भीतर गौरव और आकाश को मृतक अवस्था में बाहर निकाला गया है। दोनों ही मृतक के पोस्टमार्टम को सबको परिजनों को सौंपा गया है। परिजनों में कोहराम मच गया है और वहाँ देर शाम को कल ही के मंत्री और नोएडा सांसद महेश शर्मा वहाँ पहुंचे। परिवार को हर संभव का मदद दिया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को संज्ञान लिया है। हालांकि उसमें जांच की जा रही है और जांच के उपरांत क्या क्या निकल कर आता है, चारों को ही
दो को सकुशलता बरामद तक निकाल दिया है। दो के शव 48 घंटे का रेस्क्यू करने के बाद निकाला गया है। जी ठीक है अशोक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार 3 युवकों को डंपर ने टक्कर मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शारदा नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। लखीमपुर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला और आपको बताएं कि शारदा नगर थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर बाइक सवार 3 युवकों को डंपर ने टक्कर मार दी। अवध जायसवाल बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अवध जायसवाल, सड़क हादसों में ये जो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है सड़क हादसों का, ये बड़ा चिंताजनक है। जो आज घटना हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लखीमपुर खीरी जो है हादसों का शहर बनता जा रहा है और रफ्तार का कहर आए ना आए दिन देखने को मिल रहा है। आज फिर शारदा नगर क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोग जा रहे थे। इसी दौरान जो भूसे से भरा हुआ ओवरलोड ट्रक था उसने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जहां तीनों युवकों का जो शव था वो परीक्षण के लिए मुख्यालय भेज दिया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन जब इस तरीके के हादसे हो रहे हैं तो संबंधित विभाग, परिवहन महकमा आखिर क्या कर रहा है। जो रात को ये ओवरलोड ट्रक चलते हैं, इनके पीछे ना तो किसी तरीके की पट्टी चिपकाई जा रही है जो जिससे लोगों को थोड़ी जानकारी मिल सके, या किसी तरीके से जो ये हादसों को रोकने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है हादसों को रोकने के लिए और ये बड़ी चिंताजनक विषय भी बनता जा रहा है लगातार। अवध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल 10 के एजेंडे में मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।